Today we are going to handle the part two or the remaining part of Tesla case. I hope you found the Tesla case interesting so far. So let's understand the case fully. Uh, just a recap of the part which we have dealt with in my last lecture. That was basically how the concept started, how the idea was conceptualized of having electric vehicle, which is a step ahead, or it can be said, which was a revolutionary model moving from hybrid car to fully electric vehicle. That is, that journey was not that easy. However, Tesla did it. Tesla traveled from the concept of hybrid car with concept of hybrid car model to the concept of fully electric car or electric vehicle. So now, how they moved on to hiring part, how they moved on to hiring engineers of design part, of software part, of hardware part, or what kind of vertical integration they did for marketing the car throughout the USA, right? How they in fact created a model which was a fully independent model, or 100% or 95% self-reliant model was Tesla. Because as we discussed we have had discussion in my last lecture, that 95% this Tesla car was self-stamped, or having used the components which were initially manufactured or prepared by Tesla itself. So now let's move on to the another part, rest of the part of the Tesla story. I'm sharing the screen now. Yeah. So overcoming network externalities. That means how networks external factors, or the how the external environmental factors or external network related factors were handled by Tesla. So that is expanding markets with charging stations, distribution and service. सबसे बड़ा सवाल जो था सबसे बड़ा सवाल जो था एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेट्रलाइज कॉन्सेप्ट के मेट्रलाइज होने में, सक्सेसफुल होने में, वो था इसके चार्जिंग फैसिलिटी का यूबिक्विटस होना, अबंडेंट होना, सब जगह होना, ठीक वैसे ही जैसे सब जगह हमारे पेट्रोल पंप्स हैं कि आप 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे आप हाईवेज पे, रोड्स पे भी पेट्रोल पंप पाते हैं. क्या ये पॉसिबिलिटी थी? क्या ये कर पाना किसी कंपनी के लिए संभव था? शायद अगर कोई पहले पूछता टेस्ला से पहले कि क्या ऐसा कर सकते हैं हम, तो बहुत सारी कंपनीज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी बड़ी जायंट्स थी, लाइक फोर्ड, जनरल मोटर्स, जैगुआर, मर्सिडीज, या और जो इंडियन कंपनीज की बात कर लें उनमें से भी, तो शायद सब कोई कह देता इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कौन करेगा? इतना बड़ा एक्सपेंडिचर जो होने वाला था, ये कौन करने वाला था? कैसे किया जा सकता था? इतना बजट कौन लेके आ सकता था? सबसे बड़ी बात तो ये टेस्ला ने किया. चार्जिंग स्टेशंस सबसे बड़ा हर्डल था. लोगों के दो क्वेश्चन सबसे बड़े थे. पहला कि चार्जिंग स्टेशंस या चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाएगा. दूसरा सर्विस,
क्योंकि क्योंकि टेस्ला के अलावा कोई और था नहीं यूएस में, जब यूएस में रोडस्टर लॉन्च हुई थी। तो लोगों का पहला सवाल था कि भाई योर कार इज एंटायरली अ डिफरेंट कार, हाउ विल दिस कार बी सर्विस्ड। तो इन बातों का जवाब टेस्ला ने दिया। पहला पॉइंट आप देखते थे, टेस्ला फेसेस मैनी ऑफ दीज डायलेमास वेयर कार्स कैन बी कंसीडर्ड द हार्डवेयर and the technology, service and charging considered the software. देखिए सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि कार का होना ठीक वैसे ही था जैसे कि कोई एक जैसे कि हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर एक हार्डवेयर। ये लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन तभी अपने मायने साबित कर पाता है जब इसके अंदर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर एप्लीकेशंस होते हैं। सिमिलरली कार बना लेना टेस्ला के लिए एक हार्डवेयर था, लोगों के लिए एक हार्डवेयर था, जब तक कि उसके वो सॉफ्ट पॉइंट्स पे टेस्ला ने काम ना किया होता। वो सॉफ्ट पॉइंट क्या थे? चार्जिंग, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कि ड्राइवेबिलिटी मिले, एक लंबी दूरी तक हम कार को ले जा सकें, चार्जिंग की फ्रीडम मिले और सर्विस की समस्या सॉल्व हो जाए और जो टेक्नोलॉजी उसमें इनबिल्ट की गई हो वो रिलायबल हो। तो एक ये इशू था। मस्क इवन डिस्क्राइब्स द कार एज ए वेरी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर ऑन व्हील्स। जो एलन मस्क का टेस्ला की कार को लेके मानना था वो ये था कि वो कार नहीं देना चाहते। उनकी कंपनी टेस्ला एक्चुअली एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर को व्हील पे देना चाहती है। यानी जो कार की हम कल्पना हम आप नहीं कर सकते। जैसे सामान्यतः हम इंडिया में जो कारें चलाते हैं, आम जो आदमी के पास है, मिडिल क्लास के पास जो कार है, हमें उसमें एक बेसिक फीचर्स ही तो मिल रहे हैं। लेकिन मस्क का मानना था कि हम इस बेसिक फीचर से फार बियॉन्ड अ कंप्यूटर, अ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर ऑन व्हील हम देना चाहते हैं, एंड वो टेस्ला दे रही है। टेस्ला इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी एज मच एज, सी द स्टेटमेंट, टेस्ला इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी एज मच एज इट इज अ हार्डवेयर कंपनी। A huge part of what Tesla is a Silicon Valley software company. यानी आप देखिए कि वो टेस्ला को एक ऑटोमोबाइल कंपनी की तरह जो प्रोजेक्ट करना या पोजीशनिंग करना, केवल इतना ही उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये स्टेटमेंट अपने आप में कहता है कि ये तो एक तरह का ऐसा था कि कंप्यूटर जो कि ऑन व्हील है, जिसमें आप ट्रेवल भी कर सकते हो, just like that. So see the vision of that man who made Tesla. Another important step that Tesla is taking is building a network of much faster charging stations that give Tesla owners electricity for 170 miles in a 30-minute charge. यानी इतने फास्ट चार्जर्स कि 30 मिनट में वो इतनी पावर, इतनी चार्जिंग कर सकते थे बैटरी की कि आप 170 माइल्स जा सकते थे। इसका मतलब है लगभग 170 माइल्स का मतलब कितना किलोमीटर हो गया? मुझे लगता है 250 किलोमीटर के आसपास कहीं। 30 मिनट्स की चार्जिंग है। Am I connected to you or not? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Yes, sir. Fantastic. Yes, sir. As of March 2020, Tesla has built 1870 charging stations. Imagine करिए, with 16,585 superchargers. यानी एक स्टेशन पे कई सारे चार्जर्स, यानी चार्जर्स आप मिला लीजिए लगभग 17,000 के आसपास चार्जर्स उनके मार्च 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में थे
1870 चार्जिंग स्टेशन थे। और देखिए, दैट चार्ज एट मार्जिनल कॉस्ट टू द यूजर, यानी द चार्जिंग स्टेशंस वर नॉट अ प्रॉफिट वेंचर ऑफ टेस्ला। केवल मार्जिनल कॉस्ट पे वो दे रहे थे कि भाई ठीक है, यानी सीधी सर्विस, वो सर्विस दे रहे थे एक तरह से। दैट वाज नॉट a profit making venture, revenue creating model. That was in fact a self-reliant model, and that was just considered a part of the car, an integral part and parcel of the car. Spending $5 lakh per station, $5 lakh per station, and not charging users anything costly. But when viewing a charging network as equivalent to software in the hardware-software paradigm, one can understand why Tesla provides this complementary product at zero marginal cost. अब आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना टेस्ला के लिए जरूरी था। टेस्ला ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया? क्योंकि टेस्ला को मालूम था कि अगर ये चार्जिंग स्टेशंस नहीं तो टेस्ला कार नहीं। टेस्ला कार तभी बिकेगी, टेस्ला कंपनी तभी सक्सेसफुल होगी जब वो चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग फ्रीडम लोगों को देगी, और ठीक उसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसे ना चार्ज करे, वो एक तरह से सर्विस के रूप में उनको दे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पैराडाइम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पैराडाइम का मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि IBM मशीन बना रहा था शुरू में कंप्यूटर, और आप देख रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट होता था किसी भी कंप्यूटर पे इंटेल इनसाइड लिखना, इंटेल चिप, उसके सॉफ्टवेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता तो IBM नहीं होता। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे शरीर में प्राण वायु का होना। अगर प्राण वायु निकल जाती है शरीर से तो हम उसे कह देते हैं कि भाई अब इनके तो ही इज नो मोर और शी इज नो मोर, चलिए अब इनके जो रिलेटिव्स हैं, जो कोई हैं, उनको बुला लेते हैं और बस क्रियाकर्म का नौबत आ जाती है। सभी लोग वीडियो अपना कैमरा ऑन रखिए भाई। Then that body is wanted no more. कल ही आपने देखा कि बप्पी लहरी साहब नहीं रहे, तो आज आप टेलीविजन पे देख रहे होंगे कि किस तरह से उनका अंतिम कारवां निकला। तो फिर यानी ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे जीवन में। तो हार्डवेयर इज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, उसमें जान तभी आती है जब सॉफ्टवेयर। तो सिमिलरली जो इनका परसेप्शन था और वो हकीकत भी था, ये एलन मस्क ने रियलाइज किया था कि जब तक वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग चार्जिंग नेटवर्क, चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाएंगे, तब तक वो टेस्ला को सक्सेसफुल कार नहीं बना सकते हैं। और तब जाके आप मल्टीप्लाई करिए कि $5 लाख इंटू 1870 चार्जिंग स्टेशन उन्होंने बनाए थे मार्च 2020 तक। आप मल्टीप्लाई करके कितना बड़ा फिगर पाएंगे, तो तब आप समझ सकते हो क्या एक इतने बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि एलन मस्क थे, उनके सिवा कोई और कंपनी अगर इस टेस्ला के साथ आई होती तो क्या ये कंपनी को इस लेवल पे ले जा सकते थे? शायद इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पाता। पैसे तो और भी लोगों के पास होंगे, हैं, एलन मस्क ही तो रिचेस्ट थे नहीं तब, तो पैसे तो और लोगों के पास, लेकिन वो करेज, वो एंटरप्रेन्योरशिप, वो एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड, वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, वो विजन, वो फार साइटेडनेस कितने लोगों में हो सकती थी? शायद ना होते।
सोमनाथ जी। यस सर। हाँ, तो क्या आपको लगता है इतनी बड़ी हिम्मत कोई कर सकता था? सर ऐसे ऐसे मतलब बहुत लोगों ने पहले भी किया है, जहाँ पे ऑन द ग्राउंड्स अप बिजनेस डेवलप किया है। चाहे वो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हो, चाहे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसरो के साइंटिस्ट हो, चाहे वो तो हमारे धीरू भाई अंबानी हो, और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर एक गैरेज से स्टार्ट किया था। नहीं नहीं, मेरा मेरा हाँ। मेरा कहने का मतलब कुछ और है। अभी शायद आप यस सर। उसको मैं आपको वो सही से बता नहीं पाया कि मैं क्या पूछ रहा हाँ। था। एक कार कंपनीज बहुत सारी चल रही हैं, आपकी एक कार कंपनी आ जाना एक अलग बात हो गई। यस सर। जैसे जैसे टाटा का ऑटोमोबाइल में वेंचर करना। टाटा बहुत यस सर। सारी चीजें बना रहे थे, एक और वो लेके आ गए कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ गए। गेटिंग द पॉइंट। यस सर। जैसे जैसे किया का यहाँ पे आ जाना इंडिया में, इट्स यस अ सर। डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि कार का आना, जैसे टाटा का आना, तो टाटा को केवल कार बनानी थी उस समय। उन्होंने यस सर। इनका द प्योर इंडिजीनियस कार, प्योरली इंडिजीनियस कार करके उन्होंने अपनी इंडिका लॉन्च की थी, आपको याद होगा, यस सर। है ना? तो ये यस एक सर। अलग इशू था, क्योंकि तब केवल टाटा को एक कार बनानी थी जिसको मारुति से, जिसको महिंद्रा से, जिसको हुंडई से, जिसको बाकी की जो एग्जिस्टिंग कारें थी उनसे कॉम्पीट करना था। यहाँ यस सर। मसला अलग था। इट वाज जस्ट अ डिसरप्टिव काइंड ऑफ थिंग। ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पूरी इंडस्ट्री को आपको खड़ा करना था। क्योंकि यस सर। जो 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 चार्जिंग स्टेशन की बात थी, नया प्रोडक्ट था ऑल टुगेदर, और जिसको सर्विस चाहिए थी। एक ऐसा प्रोडक्ट, आप डिटर्जेंट केक ले आइए, डिटर्जेंट केक आपने नया बनाया, बेच दिया, काम खत्म, कंज्यूमर ले गया, सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन एक कार की जब हम यस बात सर। करते हैं, तो कार में तो थ्रू आउट लाइफ सर्विस रिक्वायर्ड होती है, और वो सर्विस जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो मॉडल जो पहले से है नहीं, न चार्जिंग स्टेशन है, न सर्विस स्टेशन है। तो ऑल टुगेदर इसलिए ये बहुत बहुत बड़े हिम्मत की बात थी जो कि एलन मस्क ने की। उनको केवल कार बनाना नहीं था, कार बनाने के साथ साथ उनको कार के बेचने का मार्केट भी बनाना था। डीलरशिप्स अपनी 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 उनको रिटेल चेन पूरी खड़ी करनी थी। उनको उनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना था, उनको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना था, और उनको सर्विस प्रोवाइड करनी थी जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अभी क्या है, मान लीजिए आपने टाटा ने कार बनाई, कार के लिए बहुत सारे सर्विस स्टेशन है, उन्हीं से उन्होंने टाई अप कर दिया, टाटा का सर्विस स्टेशन हो गया, नहीं तो उनकी कार मारुति के यहाँ सर्विस हो सकती थी। डीजल पेट्रोल पंप उनको खड़े नहीं करने थे, वो ऑलरेडी थे, तो फ्यूल की चिंता नहीं थी। ये डिफरेंस को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, शायद अब आपने बात पकड़ी हो जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द ग्राउंड अप एक डिफरेंट प्रोडक्ट को लाना, और उसके उसके सराउंडिंग सारे जो सर्विसेज और Or इंडस्ट्री जो है पूरे। peripheral, or along with peripheral. I would like to add, This is you're saying something. sir, 2005 और 7 में इसी तरीके से अमेरिका की भी एक कंपनी थी जिसने ट्राई किया था इस तरीके की कार को मार्केट में लॉन्च करना, और उसके बाद वो काफ़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। उसकी परफॉर्मेंस पे भी सबने डाउट किया और मार्केट पे भी डाउट किया कि ये परफॉर्म नहीं करेगी ऐसी कार। बट द मेन रीज़न वॉज द कंपटीशन। जो भी साथ की इंडस्ट्रीज थी उन लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। और जैसे सर आप अभी यहाँ पे मेंशन कर रहे थे कि सर ये बेशक टेक्नोलॉजी कार और सॉफ्टवेयर था, अलग अलग भी था और कार में भी था, मगर एलॉन मस्क ने जिस तरीके से हिम्मत दिखा के सारी
पूरी इंडस्ट्री से लड़ के, और ये सर जो जगह जगह इनको स्टेशन क्रिएट करना था, वो प्रॉपर्टी ओन करनी थी, और जो फ्यूल था उसको भी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जैसे इंडिया में बंद हो रही हैं, इनसे कम्पीट करके लाए। तो सर बेशक ये एलॉन मस्क ही कर सकते थे, तभी हम लोग उनको इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बेशक सर टेस्ला ये रेवोल्यूशन लेके आया यहाँ पे। तो बात यही है कि पूरा का पूरा इनको सिस्टम खड़ा करना था अंदर के, जो आप अभी तक जैसे कार बना लीजिए, आप मार्केट में लॉन्च कर दीजिए, हो गया काम। अभी कार बनाना, लॉन्च करना, कार को बेचने का सेटअप पूरे देश में खड़ा करना, कार की सर्विस का सेटअप खड़ा करना, नेटवर्क, और कार के चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क खड़ा करना, कंज्यूमर को कन्विंस करना, ये सब ऑल टुगेदर पूरा का पूरा नया सेक्टर था, नई इंडस्ट्री थी एक तरह से, ऐसे कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इसलिए ये पूरा का पूरा जिम्मा लेना, इतना बड़ा खर्चा। अब आप सोच सकते हो कि $5 लाख पर स्टेशन मल्टीप्लाइड बाय 1870 चार्जिंग स्टेशंस, ये केवल चार्जिंग स्टेशन को खड़ा करने का था। सिमिलरली कितनी चीजें उन्होंने, कितना बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कितना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, that was an uphill task। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ये आसान काम नहीं था, फेल भी हो सकता था। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम टेस्ला ने किया, ये मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। चलिए मूविंग ऑन। Another network effect that Tesla faces compared with established firms is a dealership, distribution and service network। हम लोग बात कर ही चुके हैं। Tesla reports that one of the most common customer question is about servicing the car, and to address this concern, Tesla has built and is expanding Tesla owned and operated service centers। Tesla owned and operated service centers, getting the point? अपने ही सर्विस सेंटर्स उन्होंने बनाए और खुद ही वो ऑपरेट कर रहे हैं यूएस में। सो दैट इज हाउ टेस्ला ने पूरा मॉडल इस तरह से बनाया। वन ऑफ टेस्लाज मोस्ट इंटरेस्टिंग मूव, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मूव तो ये है, one of the Tesla's most interesting moves to deal with network effects was to free all of its patents into the public domain। आप ये समझिए, it was really very stunning decision which Elon Musk, ये क्या स्क्रीन नहीं दिख रही? Yes sir, Not visible? Not visible sir। सर विजिबल है। ओके। एक दिन अचानक एलन मस्क ने बोर्ड मीटिंग बुलाई, और मार्च की ही बात है, मार्च 2020, और उस मीटिंग में एक बहुत ही स्टनिंग सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट एलन मस्क ने किया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, सीईओस और जो भी प्रेसिडेंट, जो भी उनके अपने ऑफिशियल्स थे बोर्ड में, उनके साथ मीटिंग मार्च 2020 की बात थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते जो टेस्ला ने, जो एलन मस्क ने वहां अनाउंस किया और बोर्ड को कन्विंस करते हैं उस दिन वो। और वो बात थी कि क्यों ना टेस्ला के जितने पेटेंट्स हैं सबको फ्री कर दिया जाए। ये बहुत छोटा स्टेटमेंट नहीं था। हम आप अगर एक पेटेंट ले लेते हैं, आप इमेजिन करिए जो कोक का केन आता है, अब तो बहुत सारी चीजों में वही पॉपअप कैप जो वो पूरा पैक्ड होता है, उसको आप पुश करते हो या खींचते हो तो खुल जाता है। तो जो पॉपअप जो केन वाला मॉडल है, वो एक इन्वेंशन, एक पेटेंट ने अरबों रुपया कमा के दिया है, जो जिसका पेटेंट, जिसके पास उसका पेटेंट है, जिसकी वो इनोवेशन है। एक पेटेंट की मैं बात बता रहा हूँ। छोटे छोटे एक यूटिलिटी वाले जो पेटेंट्स हैं, आपको मिलियंस और बिलियंस दे सकते हैं,
और यहाँ तो एक ऐसी कार बनाई थी टेस्ला ने, टेस्ला के पास वो सारे पेटेंट्स थे जिनमें उनके उनके पावर ट्रेन, जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है उसमें जो भी चीजें यूज हुई या जो भी कंपोनेंट्स है, ऐसे जो भी टेक्नोलॉजीज, नो हाउस, जितना भी था टेस्ला रोडस्टर या एस मॉडल में अब तक बनाने में, डेवलप करने में, उनके पास कोई 200 के आसपास या उससे भी ज्यादा पेटेंट्स थे खुद के पास, या उससे भी ज्यादा, हंड्रेड्स ऑफ पेटेंट्स। अभी एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ा था कहीं। तो अचानक एलन मस्क कह देते हैं कि हमारे दिमाग में ये आया है कि हम इन पेटेंट्स को फ्री नॉलेज कर दें, फ्री फॉर ऑल कर दें। नाउ एवरीबॉडी वाज स्टन्ड। सबने पूछा भाई क्यों आप ऐसा चाहते हो? ऐसा तो ये तो फिर तो हमारा अरबों डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो सब चौपट हो जाएगा। लोग तुरंत इलेक्ट्रिक व्हीकल, तुरंत कारें आ जाएंगी और हम कहां से कमाएंगे? हमने तो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत समय लगा दिया। तो ये आप इमेजिन करो कि कैसे इन्होंने कन्विंस किया होगा और क्यों इनके बोर्ड के लोग कन्विंस हुए होंगे, क्या लॉजिक दिया था, वो मैं आपको दिखाता हूं। रीड इट। Can someone read it loudly? Vibha Kushwaha, Yes, sir. read it loudly. Okay, sir. We believe that Tesla, other companies making electric cars, and the world would all benefit from a common, rapidly evolving technology platform. Technology leadership is not defined by patents, which history has repeatedly shown to be small protection indeed against the determined competitor, but rather by the ability of a company to attract and motivate the world's most talented engineers. We believe that applying the open source philosophy to our patents will strengthen rather than diminish Tesla's position in this regard. क्या समझ आया? क्या व्यू था माधवेंद्र? सर इसमें व्यू यही था कि चीजों को अगर ओपन सोर्स किया जाएगा तो मार्केट में जो है एक तरीके से पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी, और पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट फर्दर जो है XX या 4X की स्पीड से जो है ग्रो करेगा। ओपन टू सोर्स ताकि और जो है एक पॉजिटिव वाइब के साथ कि लोग आगे आए और उसमें और जो है कंट्रीब्यूट कर सके उस फील्ड में। तन्वी, जिगिशा, तन्वी, मैंने आपका नाम अभी बोला। तन्वी, क्या टेक अवे है जो तन्वी? चिकित्सा, यस सर। क्या टेक अवे है एलन मस्क के स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, क्या विजन है उनका इसके पीछे? सर उनका मेन है कि हम लोगों को जो है पुराने सारे पैटर्न छोड़ने पड़ेंगे और कंपटीशन और उसके बियॉन्ड थोड़ा सा सोसाइटी के लिए काम करते हुए इन सारी इंडस्ट्रीज को तेजी से डेवलप करना होगा, और वही वो कर रहे हैं, डिस्टर्ब भी कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए वर्क भी कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो सच थी, एक थ्रेट जिसको कोई भी परसीव करेगा कि अगर उसने पेटेंट्स अपने ओपन सोर्स में कर दिए तो फिर सारी कंपनीज, फिर उनके लिए कुछ R&D का तो है नहीं और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज कोई भी कंपनी, देखिए अगर ये फ्री नहीं करते, फ्री नॉलेज में नहीं लाते सारे
सारे पेटेंट्स को फ्री नहीं करते तो क्या होता, दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स आते इस लाइन में, सपोज फोर्ड आता, सपोज जीएम आता, तो अगर ये आते तो इनको टेस्ला को बहुत सारा रॉयल्टी देना होता पेटेंट को यूज करने के लिए। यस और नो? बहुत सारी रॉयल्टी देना पड़ता है इनको, रॉयल्टी हाँ रॉयल्टी देनी पड़ती इनको, तब वो पेटेंट्स यूज कर पाते, तब कॉम्पिटिटर्स की कार आ पाती मार्केट में, और वो कार जो आती वो जाहिर है टेस्ला की कार से महंगी हो जाती। सोमनाथ जी क्लियर है कि नहीं? होती कि नहीं होती महंगी? यस सर। हाँ, वो टेस्ला की कार से महंगी होती। हालांकि टेस्ला ने जो इन्वेस्ट किया है R&D में वो भी तो जाता, तो लेकिन टेस्ला वो सब पैसा नहीं चार्ज करता। मान लीजिए उन्होंने अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट या अपना वो कब तक पैसा उनका रिटर्न होगा वो सोच के रखा होगा। टेस्ला हो सकता है अफोर्ड कर लेते थोड़ा कम प्राइस पे कार को देने में, लेकिन दूसरी कंपनीज के लिए तो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, उनकी कार महंगी होती। जब उनकी कार महंगी होती इसका मतलब साफ था कि वो हेल्दी कंपटीशन नहीं हो सकता था मार्केट में टेस्ला की एज बराबर रहती, टेस्ला के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर होती ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स, और वो किसकी बेसिस पे होती? जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर पेटेंट्स, देयर R&D, इसकी वजह से होती। तो जाहिर है आपका गैप टेस्ला ऑन वन हैंड, रेस्ट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स ऑन द अदर हैंड, तो शायद 10-20 साल लग जाते। वो दूसरी कंपनियां कुछ अपनी जगह बना पाती, नहीं तो फेल हो जाती, फेल होके पार हो जाती। तो एलन मस्क का मानना था कि मार्केट कैन नॉट डेवलप दिस वे, एंड मोनोपोली की सिचुएशन होगी तो उसमें खतरा क्या है कि रेस्ट ऑफ अदर कंपनीज विल नॉट मूव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू इलेक्ट्रिक, rather than they are coming to venture into manufacturing electric vehicles, they would prefer to be in the existing model of automobile industry, which is dependent on fossil fuels. So fossil fuel which is harmful for the earth, for the planet. तो इसलिए पूरा का पूरा टेस्ला वर्सेस ऑल की सिचुएशन होती, और वो सिचुएशन ना तो टेस्ला के लिए हेल्दी थी, ना अदर कंपनीज के लिए हेल्दी थी, और ना सोसाइटी के लिए हेल्दी थी, और ना इस प्लेनेट के लिए हेल्दी थी। सो आपको समझ आया कि कितना विजनरी स्टेप था ये, कितना रिवॉल्यूशनरी, ये इतिहास में कभी ना हुआ था और शायद भविष्य में भी ना हो, ना भूतो ना भविष्य थी। ये जो स्टेप था, अरे एक पेटेंट तो लोग छोड़ते नहीं है अपना, वो जब 20 साल हो जाते हैं तो पेटेंट ऑफिस कहता है बस नमस्ते, अब ये फ्री नॉलेज हो गया, अभी आपका पेटेंट नहीं है। लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हो, एक पेटेंट नहीं छोड़ पाते हो। उन्होंने तो सैकड़ों पेटेंट छोड़ दिए, लेकिन ये ह्यूमैनिटी के हित में, ये देश और दुनिया के हित में, ये प्लेनेट के हित में, और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हित में उन्होंने ये स्टेप उठाया। सो आई थिंक क्या जो समस्या आ सकती थी अगर ये ऐसा नहीं करते, वो क्लियर हो गई आपको कि क्या प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री थी वो डेवलप नहीं हो पाती, एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है कंपटीशन की वो होती नहीं, क्योंकि टेस्ला के पास एज थी। आज आप इमेजिन करो कोई दूसरी कंपनी एप्पल क्यों नहीं बन पाती, आप सोचिए, एप्पल है। और एक जो स्टेटमेंट यहां पे आप गौर करें जिसमें वो कहते हैं कि इसी में है, we believe that Tesla, other companies making electric cars and would all benefit from common rapidly evolving technology platform. Technology leadership, यहां से देखिए, technology leadership is not defined by patents. Are you getting the point? See the statement. Technology leadership is not defined by patents
which history has repeatedly shown to be a small protection indeed against a determined competitor, but rather by the ability of a company to attract and motivate the world's most talented engineers. एप्पल की जो लीडरशिप है, एप्पल को एडवांटेज जरूर है उसके पेटेंट से, लेकिन लीडरशिप पेटेंट से नहीं है. लीडरशिप बेसिकली उसकी इसलिए है कि दे कंटिन्यूअसली इनोवेट. और ऐसे बहुत सारी कंपनीज में आप देखिए 3M के पास कितने सारे लैक्स ऑफ पेटेंट्स हैं देयर 3M के पास, लेकिन आज वो टॉप 10 में नहीं है. नंबर ऑफ पेटेंट्स उनके पास बहुत ज्यादा है 3M, लेकिन वो पीछे मैंने आपसे जिक्र किया था जिसमें टॉप 10 काफी शुरुआत में 3M चला, लेकिन आज वो टॉप 10 में भी नहीं है मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज इन द वर्ल्ड. यानी ये सच है कि सबसे ज्यादा पेटेंट आपके पास होना इज नो गारंटी टू बी टेक्नोलॉजी लीडर इन द मार्केट इन द वर्ल्ड. So this is really visionary and revolutionary step. This was of Elon Musk, which initially nobody could have understood in the board, but later on Elon Musk succeeded in convincing all the board members, and finally result is before you. The core elements of Tesla strategy: proprietary integrated electric powertrain, vertical integration from development through to production and retail sales. ये भी इन्होंने vertically integrate किया. Significant incorporation of IT capabilities into the auto. तो उनका केवल ऑटो नहीं था जैसा उन्होंने कहा है, उनकी गाड़ी बेसिकली वो कंप्यूटर ऑन व्हील है जो उन्होंने आइडिया कंसीव किया. Uncompromising focus on battery electric vehicles, building a supercharger network and free charging for customers. That is core elements of Tesla's strategy. अब जरा हम स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट पे आ जाएं और थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग के साथ हम जरा देखें तो पोर्टर वैल्यू चेन. आपको यहाँ मालूम है, कोई मुझे बताएगा पोर्टर वैल्यू चेन क्या होता है? किसी को याद है? पोर्टर वैल्यू चेन सर इनबाउंड और आउटबाउंड प्रोसेस करके होती है सर, कुछ याद नहीं पूरा. पोर्टर वैल्यू चेन ये है कि वो अपनी पूरी वैल्यू चेन को दो तरह की एक्टिविटीज में दिखाते हैं: प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज. वो कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैल्यू चेन को दो तरह की एक्टिविटीज से खड़ा कर सकता है और तभी आप कस्टमर के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं. और उनका हमेशा मानना पोर्टर का ये है कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क अपॉन क्रिएटिंग more and more value for customers. You have to continuously try to inbuild more and more value in the product for customers or services. In the products or services for customers. तो दो तरह की एक्टिविटीज को वो बांटते हैं. वैल्यू चेन मॉडल उनका ये है आपके सामने: प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज क्या? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस. नीचे जो आप देख रहे हो लोअर हाफ में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको पढ़िए. दीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस. ठीक है, अभी केवल हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं. सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये किसी भी, ये मॉडल है, अब ये टेस्ला क्या कर रहा है वो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है. टेस्ला का वैल्यू चेन मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये वैल्यू चेन मॉडल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो एक्टिविटीज यहाँ पे लिखी हुई है. सपोर्ट एक्टिविटीज में क्या होता है? प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, HRM, इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करने के लिए, कस्टमर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए
उसको दो तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए कर रहा होता है। जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि ऑपरेशन से पहले आप देख रहे हो, ऑपरेशंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, राइट? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबलिंग हो रही है, व्हाटसोएवर इट इज, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप डेवलप कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उससे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई साइड, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरीज, कैपेबिलिटीज एंड ऑल, राइट? तो ये सारा आपके लिए इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है। जब आपके पास सप्लायर ने रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, कंपोनेंट्स आ गए, मशीनरी आपके पास है, सारी चीजें हैं, प्रोसेस आपके पास है, देन यू स्टार्ट ऑपरेशंस। तो सेकेंड स्टेप आप देख रहे हो जो प्राइमरी एक्टिविटी की है, दैट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हो गया, यू मेड अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसका फाइनल चेक हो गया, ओके टेस्टेड जब प्रोडक्ट हो गया, देन यू मूव दैट प्रोडक्ट ऑन टू द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या कर रहा होता है कि वो अब डिलीवर कर रहा होता है स्टोर्स को, रिटेल स्टोर्स, जो भी डिलीवरी सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके थ्रू आपका प्रोडक्ट अब फर्दर मार्केट के लिए मूव हो रहा है। एट द सेम टाइम यू आर डूइंग मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज। प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है मार्केट में, नाउ यू आर डूइंग मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज सो एज टू इंड्यूस कंज्यूमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट्स। And then if service is required, you provide services for the consumer. So these are basically categorized as primary activities by Porter. अब इसमें सपोर्ट एक्टिविटीज क्या है? प्रोक्योरमेंट करना, जो भी सप्लायर को चूज करना, सप्लायर से कितना आइटम लेना, क्या कंपोनेंट्स, क्या रॉ मटेरियल्स, क्या एग्रीमेंट्स, क्या अलायंसेस, ये सब आपके प्रोक्योरमेंट का हिस्सा। टेक्नोलॉजी डेवलप करना, पेटेंट्स, R&D, ये सब आपके टेक्नोलॉजी का पार्ट। HRM ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स ही सारा कुछ करता है, तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना वो भी सपोर्ट एक्टिविटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना भी सपोर्ट एक्टिविटी है, जिसमें दोनों तरह की प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज हो सकें। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा टेस्ला का मॉडल है, जो कि उन्होंने पूरे पोर्टर वैल्यू चेन पे अपने मॉडल को ठीक इसी वैल्यू चेन को फॉलो करते हुए खड़ा किया। गेटिंग द पॉइंट? यहां पे कुछ डाउट, कुछ पूछ रहा हूं तो आप पूछें। यस, अच्छा, कहाँ की है? किसके लिए है? तो डायरेक्टर का वो रूम है उधर, छोड़ जाए इसी रो में सीधे चले जाइए, लास्ट में जो राइट साइड है। अभी इसमें कोई डाउट है आप पूछें, इसमें आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल, क्या कैसे टेस्ला कर रही है। मैंने तो जनरल मॉडल आपको बताया। टेस्ला के केस में आप यहाँ देख सकते हो, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में इन हाउस प्रोडक्शन उनका 95% सेल्फ स्टैम्प्ड, आपको मैंने बताया था पीछे की स्लाइड में। उनके सप्लायर्स बहुत सारे थे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, और ज्यादातर उन्होंने JIT, जस्ट इन टाइम, JIT कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. इट इज जापानीज कॉन्सेप्ट, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जस्ट इन टाइम, जीरो इन्वेंट्री मॉडल। यस सर। सोमनाथ जी, यस सर। अवेयर ऑफ? यस सर, जब जरूरत हो तभी ऑर्डर प्लेस कराना। हाँ। फिर ऑपरेशंस में देखो, इनोवेटेड एंड ऑटोमेटेड, उनके ज्यादातर मशीनरी प्लांट्स में ज्यादातर चीजें ऑटोमेटेड, मल्टी फंक्शनल रोबो सिस्टम, AI का बहुत ज्यादा यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इनके प्लांट्स में जबरदस्त यूज हो रहा है, टेस्ला के प्लांट्स में। तो ये आप समझ सकते हो, इजीली रिप्रोग्रामेबल, ये वही इनोवेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं एलन मस्क जी। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में ओन स्टोर्स, जाहिर है उनको किसी बाहर वाले से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने खुद का खड़ा किया,
उनके अपने रिटेल स्टोर्स खड़े हुए, उनके अपने डीलरशिप पॉइंट्स बने, ओन स्टोर्स इन 18 कंट्रीज, पूरी दुनिया के 18 कंट्रीज में उनके खुद के स्टोर्स। टेस्ला ऑनलाइन रिजर्वेशंस, गाड़ी को ऑनलाइन बुक कर रहे थे, शोरूम्स उनके अपने थे, ये उनका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है। मार्केटिंग एंड सेल्स में सेलिब्रिटीज, वेब बेस्ड शॉर्ट मूवीज, कैंपेन्स, जितना ऑनलाइन उनका कैंपेन चल सकता है वो चलाते हैं। वर्ल्ड के टॉप सेलिब्रिटीज को वो उसमें ले रहे हैं, इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज वो इंडोर्स करेंगे, तो वेब बेस्ड शॉर्ट मूवीज चलाते हैं। ये मार्केटिंग एंड सेल्स की उनकी स्ट्रेटजीज हैं। सर्विस में अगेन मैंने पीछे भी आपसे डिस्कस किया, उनके खुद के अपने सर्विस सेंटर्स हैं, चार्जिंग स्टेशन है, वारंटी पॉलिसीज हैं, जो कि कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस देती हैं कि वो टेस्ला को बिल्कुल विदाउट एनी वरीज टेस्ला को ले सकते हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लैट हॉरिजॉन्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तो ये टेस्ला के लिए है ही। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, एचआरएम की अगर हम बात करें तो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट, बहुत सारे आउटसोर्सिंग भी की, बहुत सारे दूसरी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनी से, जो मैंने पीछे आपको बताया था, टॉप नॉच ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने हायर किया। कंपनी शेयर्स, रिवार्ड पॉलिसी है वहां पे, क्लोज रिलेशनशिप्स अमंग मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, वहां पे ये बहुत ही थिन लाइन है या नई कोई लाइन है, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर्स, वो सब, एवरीबॉडी इज डिसिप्लिन्ड, एवरीबॉडी इज डिजाइन टू डू हिज और हर पार्ट। वहां पे कोई वो हायरार्किकल कल्चर नहीं है उनके सिस्टम में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे तो सारी की सारी बात हम लोग कर ही चुके हैं, उसमें क्या कहें। प्रोक्योरमेंट में पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस विद सप्लायर्स, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स एटसेट्रा। आप जरा रोजर्स का डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल में हम टेस्ला को अगर देखें तो यहाँ पे पाएंगे कि किस तरह से टेस्ला ने किया है अपना इस मॉडल में। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है, जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल है, उसमें जो इनोवेटर्स हैं, जो हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं, 2.5% इनोवेटर्स होते हैं, 13.5% अर्ली एडॉप्टर्स, 34% अर्ली मेजॉरिटी, 34% लेट मेजॉरिटी, 16% लेगार्ड्स। ये बहुत बड़ी एक मेगा रिसर्च के बाद ये जो है रोजर एटल ने ये मॉडल दिया था कि किस तरह से कोई भी इनोवेशन कैसे बॉटम तक डिफ्यूज होती है। इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल इसको कहते हैं। आर यू कनेक्टेड टू मी? Yes, sir. फाइन। तो जहां तक अब हम इसी मॉडल को सच मानते हुए हम इसमें टेस्ला के मामले में भी आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल पे आप गौर करो तो ये जो एक ब्रेक आपको नजर आता है, जिसको हमने लिखा है चैज़्म, जो अर्ली एडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी के बीच में एक गैप आपको दिख रहा है। Yes, sir. सोमनाथ जी के अलावा nobody is keeping his or her camera on. Why so? कुछ लोग लाइव रहिए जरा। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, जिसको हम चाज़्म कहते हैं, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इट इज? बच्चों, सर ये रोजर्स का डिफ्यूजन इनोवेशन का मॉडल है, जिसमें अर्ली अडॉप्टर जैसे इनोवेटर्स होते हैं। 2.5% लोग जो है प्रोडक्ट को जो है माना गया है, कितने लोग इनोवेटिव नेचर में होते हैं, नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। That is fine, Madhavendra. But what is this chasm? सॉरी सर। Here you can see this chasm, पढ़ सकते हो, chasm पढ़ सकते हो। ये जो गैप आपको दिख रहा है अर्ली एडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी के बीच में, इसको हम लोग कभी कुछ लोग काज़्म भी पढ़ते हैं, कभी चैज़्म भी पढ़ते हैं, दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं।
तो ये जो गैप है, व्हाट इज इट? ये भी मॉडल सर ये वो लोग हो सकते हैं क्या जो वेट करते हैं प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को लेके कि आखिर जैसे कि इनोवेटर्स ने अगर अडॉप्ट कर लिया है तो उनका फीडबैक क्या है, तो एक तरीके का पॉज माना जाए क्या प्रोडक्ट अडॉप्टेबिलिटी में लेके इसको? मतलब ये मेरा एक गेस है सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये बेसिकली जब कोई इनोवेशन आती है तो 2.5% लोग होते हैं जो कि उसके लिए पायनियर होते हैं, उसको सबसे पहले एम्ब्रेस करते हैं। वो दे आर रिस्क टेकर्स, क्योंकि अभी तक किसी को कोई एक्सपीरियंस होता नहीं उस प्रोडक्ट का। अदरवाइज ज्यादातर लोग तो वेट करते हैं दूसरे लोग यूज करें, उनके अच्छे एक्सपीरियंस होंगे तो हम लेंगे, अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो हम नहीं लेंगे। तो व्हाट हैपेंस, इनोवेटर्स ऐसे नहीं होते। Only 2.5% people are there who buy the product without caring of its, performance, or without waiting others to use it first and then buy. So they are just go-getters. वो सबसे पहले आगे बढ़ के लेते हैं। तो जैसा कि सभी इनोवेशन के साथ होता है, टेस्ला के साथ भी वैसे ही हो रहा है। 2.5% innovators, early adopters, 13. Basically, this is a when technology adopters are not there. भाई इनोवेटर्स के बाद अर्ली एडॉप्टर आ गए, 13, उसके बाद तुरंत इनोवेटर्स के बाद तुरंत तो अर्ली मेजॉरिटी है। टाइम लैग आता है और वो टाइम इनोवेशन को फेल कर देता है। बस पेशेंस नहीं है और कंपनी कुछ एक्टिविटीज उस तरह से प्लान नहीं कर पाती है इस गैप को कम करने के लिए, तो ये गैप कभी बढ़ भी सकता है। और अर्ली एडॉप्टर से अर्ली मेजॉरिटी के बीच में एक टाइम स्पैन ऐसा आता है जब आपको लगता है nobody is turning up to buy your product. That means whatsoever was possible have been done. Now no hope, no ray of hope is there. ऐसी एक फीलिंग आती है। तो टेस्ला was also ready for that. Tesla tried very hard to minimize this time span which is known as charge, और वो आपने एरो दिखाई दे रहा है जो कि सीधे सीधे टेस्ला ने इसको बहुत हद तक लिमिट कर दिया था। ये चार्ज उन्होंने इसको समझते हुए पहले ही बढ़ते ही चले गए उधर। हर एंड से लाने, चाहे वो अपने आउटलेट लेवल पे मार्केटिंग की बात रही हो या वो डिजिटल मार्केटिंग की बात रही हो, टेस्ला ने बहुत ही इंटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई जिससे ये जो चार्ज था ये उन्होंने ऑलमोस्ट निग्लेक्ट करने में वो सक्सेसफुल रहे। दिस इज व्हाट हाउ दे हैंडल्ड Rogers innovation model in case of Tesla. Now the conclusion, I have reached to the last part of this, last slide of this presentation. Conclusion is that up until one fuel for lamps, kerosene. A cheaper alternative that could power the equivalent innovation, auto emissions, and let cars be powered by all types of energy, including nuclear and solar. One cannot predict what products or companies will reign supreme in the future, but the entrepreneurial process allows
house for innovation and the ठीक वैसे जैसे 150 वो लैंप्स में डाल यूरोपियन कंट्रीज में ये होता साबित हुई। इन्वेंशन, इनोवेशन नहीं कहना चाहिए, केरोसिन की इन्वेंशन बहुत बड़ी इन्वेंशन साबित हुई जिसने सैकड़ों साल तक हमें, हमारे लिए लाइट का, आज भी भारत के कुछ गांव में आज भी केरोसिन ऑयल से लाइट होती होगी। तो ये केरोसिन ऑयल जिस तरह से बहुत जंप ली है ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50 साल का कुछ तो सोलर एनर्जी से ऑटोमोबाइल फ्यूचर एज you know, Apple is giving us. Any Jigisa, you take screenshot of all the people who are attending the class and share it with me, right? Attendance you share with me. Jigisa, are you there? Okay, someone else can do it for me. Okay, sir, I'll do it and I'll just WhatsApp Thank you. Thank you. So anything, nothing? Shall we